नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है गुलशन नंदा का एक और बेहद रोमांटिक उपन्यास शीशे की दीवार का भाग 1। शीशे की दीवार नॉवल आपको बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें एक रोमांटिक कहानी तो आपको मिलेगी ही, साथ में इस उपन्यास में बीच बीच में जो शेर कहे गए हैं उनसे भी यह उपन्यास बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर कई रोमांटिक उपन्यास आ चुके हैं, गुलशन नंदा, रानू, राजवंश आदि के, और सभी सब्सक्राइबर्स ने इनको बहुत ही पसंद किया है। इसलिए जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे चैनल पर ऑडियो सुनते हैं या पहले से भी सुनते आ रहे हैं, उन्होंने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उनको पता चलता रहे कि आगे कौन सा नॉवेल्स आने वाले हैं। अब तक हमारे चैनल पर आ चुके हैं गुलशन नंदा के प्यासा सावन, चलती चट्टान, शर्मीली, अजनबी, शगुन, मेहंदी, नीलकंठ, लक्ष्मण रेखा, चंदन, कटी पतंग, माधवी, मैली चांदनी, पीले फूल, भंवर, पतिता, रानू राजवंश के स्पर्श, अभिशाप, दिल चुराया मेरा, प्यासी नदी, प्यासी शबनम, फूलों की रानी, दुर्गानंदन, खत्री का चंद्रकांता, 8 भागों में, आचार्य चतुर्सेन का हृदय की परख, हृदय की प्यास, शरद चंद्र का परिणीता। तो यदि मित्रों आपने ये सब नहीं सुने हैं तो इनको सुन लीजिए। आप इनको सुनेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। गुलशन नंदा की कहानियाँ सदाबहार कहानियाँ हैं, ये पहले भी प्रासंगिक थीं, आज भी हैं, काफ़ी लोग इनको सुनना चाहते हैं। एक समय में इनके उपन्यासों की ब्लैक तक में बिक्री होती थी। तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है गुलशन नंदा का शीशे की दीवार का भाग 1। आरंभ अक्टूबर की सुहावनी शाम थी। हवा के हल्के नर्म झोंके अटखेलियां कर रहे थे। सूर्यास्त हो जाने से आकाश का नीलापन गहरा होता जा रहा था और इसका प्रतिबिंब यमुना के झिलमिल करते साफ पानी पर पड़ रहा था। इन झिलमिल लहरों में डोल रहा था संगमरमर का वह अद्वितीय श्वेत भवन जो मुगल सम्राट शाहजहां के अमर प्रेम की वेदना छिपाए था। मुमताज बड़ी देर से ताजमहल के पीछे खड़ी यमुना के निर्मल जल से यह डोलता हुआ दृश्य निहार रही थी। उसके कल्पना पटल पर रह रहकर मुमताज महल की सुंदर प्रतिमा उभरती, प्रेम रंग में डूबी अनुपम सुंदरी मुमताज, जिसके प्रेमाधीन सम्राट शाहजहां यह समृद्धि चिन्ह बनवाने पर विवश हो गया था। वह ताज, अमर प्रेम का अमूल्य उपहार। एकाएक वह सोचने लगी, वह भी तो मुमताज है, वही नाम है उसका भी। क्या पता भाग्य के प्रवाह से कोई शाहजहां अकस्मात उभरकर उसका हाथ थाम ले, उसके मन के तार छेड़ दे और उसे मुमताज महल बना डाले। अचानक वह चौंककर दीवार से लग गई। कुछ लड़कों की मिली जुली हंसी ने उसकी सुंदर कल्पना का ताना बाना भंग कर दिया। उसे यूं लगा जैसे समाज उसके विचारों पर हंस पड़ा हो। वह संभली और बाईं ओर कुछ दूर बैठे नवयुवकों की मित्र मंडली को देखने लगी जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मंडली का केंद्र एक सजीला युवक था। मुमता अपने कविता प्रेम को छिपा ना सकी और दीवार के साथ लगी धीरे धीरे स्वयं कोने तक पहुंच गई। उसके मध्य केवल संगमरमर की छोटी सी जाली थी। कवि की आवाज में एक विशेष रस था कि और कविता की एक एक पंक्ति में सजीव चंचल हृदय। उसके हर शेर पर मित्र झूम उठते और फिर पढ़ने का आग्रह करते। मुमताज की उत्सुकता बढ़ गई और निकट से उसे देखने के लिए व्याकुल हो गई। अनायास उसके पांव उठे और आगे बढ़कर उसने धीरे से मुख जाली से बाहर निकाला। एकाएक युवकों की टोली मौन हो गई और सब स्तब्ध होकर उधर देखने लगे। मुमताज झेंप गई और फिर पीछे हटकर झट जाली की ओट में हो गई। क्षणभर के मौन को कवि की लय ने फिर तोड़ा। एक चांद की झलक सी जो पर्दे की ओट है, क्यों कर उधर न देखूं कि दिल लोटपोट है। शेर पढ़ते हुए उसके ओठों पर एक चंचल मुस्कान थी और उसकी दृष्टि संगमरमर की जाली की ओट में छिपे उस चंद्रमा को खोज रही थी जो एक किरण से गुदगुदा कर लुप्त हो गया था। शेर समाप्त हुआ और मित्रों ने वाह वाह से आकाश गुंजा दिया। मुमताज संकोच से सिमटी।
कवि का संकेत उसकी ओर था। टोली में से आवाज आई, यार सलीम, तुमने तो गजब कर दिया। ताजमहल की ओट में सचमुच जिंदा हुस्न बाहर आ निकला। चांद कहो, चांद आसमान से उतर आया। और क्या, बरजस्ता शेर कहाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्यों कर उधर न देखूं, वाह वाह। किसी पुरुष के मुख से अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनने का यह मुमताज का पहला अवसर था। लाज से उसके श्वेत मुख पर गुलाबी रंग झलक आया और वहां से जाने के लिए मुड़ी कि फिर कवि की लय को सुनकर रुक गई। सलीम दूसरा शेर पढ़ रहा था। इसमें शरारत न थी, बल्कि प्रेम का सूक्ष्म तत्व था। यह किसको देखकर देखा है मैंने बज़्म हस्ती को, कि जो शय है खुदाई में हंसी मालूम होती है। किसी की ओर देखकर का संकेत उसी ओर था। मुमताज का हृदय धड़कने लगा। वह धीरे धीरे से पीछे हटी और भागकर अपनी सहेलियों के झुरमुट में लौट आई। मुमताज मालती के पास बैठकर ग्रामोफोन पर सहगल का रिकॉर्ड सुनने लगी। लग गई कलजेवा में चोट, हाय राम। उसका मुख अभी तक संकोच से लाल था। आज उसके हृदय में एक अनोखी हलचल हो रही थी जो उसने पहले कभी अनुभव न की थी। एक अनजान उल्लास, एक विचित्र लाज। रुक रुक कर वह चोट दृष्टि से उन लड़कों की टोली को देखने लगती। अभी वह इस वार्ड से संभली भी न थी कि उसकी दृष्टि सलीम पर पड़ी। वह मित्र मंडली को छोड़कर उसका पीछा करता हुआ आ पहुंचा था और कुछ दूर खड़ा उसी को देख रहा था। मुमताज उसकी दृष्टि से बचने के लिए खिसक कर लड़कियों की ओट में हो गई। मालती ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और ना जाने क्या सोचकर रह गई। रिकॉर्ड उसी लय में बज रहा था, कलजेवा में चोट। मुमताज लखनऊ के एक कॉलेज की विद्यार्थी थी और सहपाठियों के साथ आगरा की सैर को आई थी। उस टोली में तो 9 लड़कियां और थीं। स्वयं उसका आगरा आने का पहला अवसर था। उसका मुख्य उद्देश्य शरद पूर्णिमा की रात को ताजमहल देखने का था। पूरे चांद में अक्टूबर की इस रात को शाहजहां और मुमताज़ बेगम की इस अमर प्रेम स्मृति पर एक अलौकिक जीवन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से दर्शक हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं। आज वही पूर्णिमा की रात थी और अब जाकर उन्हें फिर भी लौटकर आना था। रेस्ट हाउस में पहुंचने और खाने पीने में काफ़ी समय बीत गया। दिन भर की थकी मादी लड़कियों ने वापस लौटकर जाने का निश्चय छोड़ दिया। नींद का पल्ला ताजमहल से भारी हो गया। मुमताज़ इस दृश्य को अवश्य देखना चाहती थी। उसने बहुतेरा आग्रह किया। ताज के सौंदर्य, यमुना की मधुर अटखेलियाँ और संगमरमर पर दूधिया चंद्रमा के चुंबनों का वर्णन किया, किंतु वह उनको प्रेरित न कर सकी। नींद की भांति सखियों ने उसका साथ न दिया। स्वयं उसके मन में एक अनोखी बेखली थी, एक रंगीन सी झलक, एक अनजानी चाह, जिसने आज उसके मन को झंकृत कर दिया था। उसे सहेलियों पर क्रोध सा आ गया। कितनी मूर्ख हैं, यहाँ आकर भी इस अद्भुत दृश्य से वंचित रहेंगी। कला और सौंदर्य से तनिक भी लगाव नहीं। अकेले जाते हुए उसे भय लग रहा था, किंतु हृदय की लगन प्रबल निकली और वह नौकरानी को साथ लेकर अकेली ही घर से चल पड़ी। रात अधिक हो जाने से शीत बढ़ गई थी। इक्के से उतरकर उसने पूरे शरीर को शॉल से ढांप लिया और मुख्य द्वार से ताजमहल के भीतर आई। शीत बढ़ जाने से दर्शकों की भीड़ कुछ छट गई थी, किंतु भीतर अब भी कला प्रेमियों की काफ़ी चहल पहल थी। नूरानी चांदनी में वास्तव में इस विशाल श्वेत भवन पर एक अलौकिक सौंदर्य था। यूं लग रहा था मानो आकाश से देवता उतरकर स्वयं इसे दूध में नहला रहे हों। लोगों को देखकर मुमताज़ का भय चला गया। उसने साथ आई नौकरानी को बेंच पर बैठकर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और स्वयं जूते उतारकर रोजे की सीढ़ियों पर चढ़कर वहीं जा पहुंची जहां शाम को खड़े होकर उसने यमुना में ताजमहल का प्रतिबिंब देखा था। फर्श की ठंडक उसके मन की तपन को शांत करने लगी। यमुना उसी मंद गति से बह रही थी। मुमताज़ संगमरमर की दीवार पर बैठकर रोजे के गुंबद को देखने लगी। ताजमहल, शाहजहां, मुमताज, बानो, कल्पना का एक चलचित्र सा उसके मन में घूमने लगा। उसे यूं लगा जैसे वह नंगे पांव अपने शाहजहां से मिलने आई है। और फिर वह सोचने लगी, सलीम। उसने सोचा कितना अच्छा नाम है, अनारकली का मतवाला सलीम, नूरजहां का जहांगीर। उसी के प्रेम की चिंगारी तो मिली थी शाहजहां को। उसी प्रेम ने मुमताज बानो
को संसार के अमर प्रेमियों की अग्र पंक्ति में सम्मान दिया। उसने मन ही मन वह शेर दोहराया जो सलीम ने उसे देखकर गढ़ा था, और स्वयं ही शर्मा गई। न जाने क्यों वह स्वयं ही हंसने लगी और फिर झट इधर उधर देखकर रोजे की ओर पीट करके यमुना में ताजमहल के प्रतिबिंब को देखने लगी। यह प्रतिबिंब शाम वाली छाया से कितना भिन्न था। न जाने कब तक वह मूर्तिमान खड़ी लहरों के झूले पर दूध से सफ़ेद इस डोलते हुए ताज को देखती रही। यदि पीछे से आती हुई कोई छाया उसके विचारों को छिन्न भिन्न न कर देती तो वह छाया बढ़ते बढ़ते उसके इतने निकट आ गई कि उसने यमुना में तैरते हुए ताजमहल के प्रतिबिंब को ऐसे ढक लिया जैसे कोई काली बदली चांद के सामने आ गई हो। मुमताज़ डर गई और मुड़कर पीछे देखने लगी। एक पुरुष को अपने पीछे खड़ा देखकर वह एकाएक सिर से पैर तक कांप उठी और दीवार से उठकर खड़ी हो गई। आप? उसने थरथराते ओठों से आने वाले को पहचानने का प्रयत्न करते हुए अधूरे शब्दों में पूछा। आने वाला युवक मुस्कुरा पड़ा। आपके शब्दों से उसे विश्वास हो गया था कि उसने शाम वाली लड़की को पहचानने में भूल नहीं की। क्षणभर चुपचाप उसकी ओर देखने के बाद उसने प्रश्न किया, शाम को आप ही खड़ी थी ना नुक्कड़ पर? उसने संगमरमर की जाली की ओर संकेत किया। मुमताज़ ने धीरे से सिर हिला दिया और अपने स्थान से हटकर खुली चांदनी में आ गई। युवक ने निखरी हुई चांदनी में उसके चांद से मुख को देखा और मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम सलीम है। जी। मुमताज़ ने इधर उधर दृष्टि घुमाकर देखा। मैं अकेला हूँ इस वक्त, सलीम ने उसकी घबराहट का अनुमान लगाते हुए कहा। ओह, आपके बाकी साथी कहाँ गए? मुमताज़ ने दूर देखते हुए पूछा। वे नहीं आए, उन्हें इस खूबसूरत नज़ारे से नींद ज़्यादा प्यारी लगी। जाहिल होंगे, वह अनायास ही कह उठी और फिर स्वयं ही सोचने लगी यह उसके मुख से क्या निकल गया। लेकिन आपकी सब हमजोलियाँ कहाँ हैं? मुमताज़ चुप रही और फिर दृष्टि उठाकर सलीम की ओर देखते हुए बोली, अजीब इत्तेफाक है, उन्होंने भी मुझसे ऐसा ही सुलूक किया है, उन्हें भी नींद ज़्यादा प्यारी लगी। मुमताज़ ने गंभीरता को चंचलता में बदलते हुए कहा। इस पर दोनों एक साथ हंस पड़े। चलो अच्छा हुआ वे लोग नहीं आए, सलीम ने दीवार का सहारा लेते हुए कहा। यह कहते हुए उसने झुककर एक कंकड़ उठाया और नीचे बहती हुई यमुना नदी में फेंक दिया। एक हल्की सी आवाज़ उभरी और फिर मौन छा गया। क्यों? मुमताज़ ने यमुना में गिरते हुए कंकड़ को देखते हुए पूछा। वे आते तो शायद हमारी यूं मुलाकात ना हो सकती। मुमताज़ झेंपकर अलग हो गई और फिर रोजे के गुंबद को देखने लगी। सलीम एकटक उसकी ओर देखता रहा और जब बहुत देर तक वह कुछ न बोली तो उसने स्वयं ही मौन भंग करते हुए पूछा, कैसा लगा रोज़ा ताजमहल? अपने ख्यालों से कहीं बढ़ चढ़कर। आप आगरा पहली बार आई हैं? जी। और आप? मुमताज़ ने उससे दृष्टि मिलाई और फिर दूर यमुना में देखने लगी। हम तो हर साल चले आते हैं, अलीगढ़ करीब ही है। आप वहाँ के रहने वाले हैं? जी नहीं, हमारा मकान तो लखनऊ में है, वहाँ तालीम के लिए गया हुआ हूँ। आप अश्यार तो अच्छा कह लेते हैं। शुक्रिया, ज़र्रा नवाजी का। यूँ ही कभी कभार कुछ गुनगुना लेता हूँ। आप भी किसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी हाँ, और वह भी आपके लखनऊ में ही। तब तो हम हमवतन ठहरे और हम ख्याल भी। मुमताज़ ने झट कहा। कैसे? आप शायर हैं और मैं शायरी की दिलदादा। तब तो आप भी कुछ कहती होंगी। जी कोशिश करती हूँ, लेकिन वजन कुछ ठीक बैठता नहीं। सलीम इस पर हंस पड़ा। मुमताज़ उसे अपने पास अकेला देखकर कुछ घबरा रही थी। थोड़े फासले पर कुछ दर्शक खड़े बातें कर रहे थे। एक अजनबी के साथ अकेलेपन के विचार से बचने के लिए मुमताज़ धीरे धीरे चलती हुई उनके निकट आ गई। सलीम भी उसके पास आ खड़ा हुआ। आप शायद बीए में पढ़ रही होंगी। पहला साल है। और आप? बीए का इम्तिहान दिया है, देखें नतीजा क्या निकलता है। वह तो अच्छा ही होगा। कैसे? शक्ल सूरत से जहीन दिखाई देते हैं ना, बस और कुछ नहीं। जी। वह झेंप गई। उसी समय उसने अनुभव किया कि वातावरण में कुछ अंधेरा हो चुका है। उसने दृष्टि उठाकर आकाश की ओर देखा। चांद के सामने एक छोटी सी बदली आ गई थी। मुमताज़ ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, न जाने इस बदली को क्या सूझी कि चांद को अपने नन्हे से आंचल में छिपा लिया।
इसलिए कि दुनिया वालों की नज़र न लग जाए। यह बात सलीम ने कुछ इस ढंग से कही कि मुमताज़ लजा गई। इतने में घड़ियाल की आवाज़ सुनाई दी। मुमताज़ चौंक गई और आश्चर्यचकित सलीम की ओर देखने लगी। सलीम ने उसे यूं गुमसुम देखकर धीरे से कहा, चलिए, वक्त हो गया। यह आवाज़ कैसी थी? रात के 2 बज गए हैं, अब हमें यहाँ से बाहर जाना है। क्यों? मुमताज़ ने भोलेपन से कहा। सरकारी हुक्म है। सलीम ने कंधा झटककर दोनों हथेलियां खोल दी। ओह! मुमताज़ ने एक निश्वास खींचकर श्वेत गुंबद की ओर देखा। चांद बदली का आंचल झटक कर बाहर निकल आया था। क्षणभर रुककर वह फिर बोली, अभी तो जी भर कर देखा भी नहीं। आपको यह मंजर इस कदर पसंद है? जी चाहता है रात भर इसे देखती रहूं, तो लुत्फ चला जाएगा। कैसे? मतवाली आंखों से उसकी ओर देखते हुए मुमताज़ ने पूछा। मोहब्बत की यादगार है ना, कुछ हसरत दिल में रहनी ही चाहिए। हसरत तो तब रहती है जब मोहब्बत अधूरी रह जाए। यह तो मुकम्मल की यादगार है। मुमताज़ ने सलीम को निरुत्तर कर दिया। वह कुछ सोचने को सोच ही रहा था कि मुमताज़ बोली, चलिए, और धीरे धीरे पांव उठाती प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। सलीम भी उसके साथ हो लिया। थोड़ा चलकर मुमताज़ मुड़कर फिर ताज को देखने लगती और सलीम थमकर मुमताज़ को। कुछ दूर चलकर सलीम को पता चला कि वह अकेली नहीं थी, बल्कि अधेड़ आयु की एक और महिला भी उसके साथ थी, जो प्रवेश द्वार के पास बेंच पर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और अब उठकर उसके संग होली थी। इस महिला को देखकर सलीम की कितनी कोमल आशाएं मन ही मन में ढेर हो गईं। वह सोच रहा था कि इतनी रात गए वह अकेली वापस लौटने से डरेगी और उसे घर तक छोड़ आने के लिए आग्रह करेगी। यो प्रथम प्रेम के कुछ क्षण बढ़ जाएंगे, किंतु इस बुढ़िया ने बीच में आकर दीवार डाल दी थी। अधेड़ आयु की महिला ने कड़ी दृष्टि से उसे देखा। सलीम झेम गया। मुमताज़ उसकी घबराहट का अनुमान लगाते हुए बोली, सलमा है, यह कॉलेज की आया हमारी देखभाल के लिए आई हैं। ओह, यानी आपकी गार्जियन? जी, और मज़े की बात यह है कि कॉलेज की लड़कियां प्रिंसिपल के बाद इन्हीं से डरती हैं। सलीम मुमताज़ के बात करने के ढंग से ही ताड़ गया था कि महिला कोई सड़े मिजाज की करकशा है और संकेत का उद्देश्य यह है कि इनके सम्मुख कोई अनुचित बात ना कही जाए। इसके पश्चात दोनों में से किसी ने कोई बात ना की और चुपचाप दोनों ड्योढ़ी से बाहर निकल आए। मुमताज़ उस महिला को लेकर इक्के पर सवार हो गई और सलीम दिल पर हाथ रखे चुपचाप उसे देखता रह गया। मुमताज़ के मुख पर भी एक घोर उदासी छा गई। शायद यह प्रथम और अंतिम भेंट हो। कामदेव का नन्हा सा तीर जो 2 हृदयों को स्पर्श करके चला गया और बस चंद्रमा आकाश पर निखर आया था। सलीम एकटक इक्के पर बैठे इस धरती के चंद्रमा को निहार रहा था कि उसे धीमी सी मधुर आवाज़ ने चौंका दिया। खुदा हाफिज। मुमताज़ ने मुस्कुराकर धीरे से हाथ उठाया और इक्का चल पड़ा। सलीम ने शायद मन ही मन अपने आप उत्तर दिया हो, इसलिए कि उसके ओंठ तक हिले नहीं, यद्यपि हृदय में एक कोलाहल था। घोड़े के गले में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि धीमी होती जा रही थी, जहां अब कोई न था। सहसा हवा के शीतल झोंके से मानो वह सुंदर स्वप्न से जाग उठा हो। सर्दी शरीर को काटने लगी थी। उसने कोट का कॉलर ऊपर उठाया और ताज के बाहर की प्राचीर के साथ एक टी स्टॉल पर चाय पीने बैठ गया। इसी शीत में चाय का गर्म प्याला एक विशेष आनंद दे रहा था, किंतु इससे अधिक आनंद उसे मुमताज़ की कल्पना से मिल रहा था, जिसने उसके हृदय में मानो बिजली सी भर दी थी। उसने मन ही मन गालिब का शेर गुनगुनाया, इश्क पर जोर नहीं है यह वह आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। किंतु उसने उसका नाम भी नहीं पूछा। यह भी तो नहीं जानता कि आगरा में कितने दिन का ठहराव है, फिर भेंट होगी भी या नहीं। उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने झट चाय का प्याला समाप्त किया और चुपचाप उठकर उसी ओर चल पड़ा जिधर अभी अभी इस अजनबी हसीना का इक्का गया था। उस्मान, सुजा, मनमोहन सब मित्रों ने बारी बारी सलीम को झंझोड़ा, किंतु उसने करवट तक न बदली। सूरज सिर पर आ गया था और वह नींद में यों डूबा था मानो अभी रात ही हो। जब 1000 प्रयत्न करने पर भी वह ना उठा तो उस्मान को क्रोध आ गया और उसने पानी की भरी बाल्टी से वहीं हजरत को नहला दिया।
सलीम यूं हड़बड़ा के उठा जैसे भूचाल आ गया हो। दोस्तों को अपनी दशा पर हंसते हुए देखकर क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, मूजियों, सोने भी नहीं दोगे कि नहीं? रात के 2 बजे के बाद सोया था। ऐसा भी क्या जो इतनी जल्दी जगा दिया? अजी हजरत, आगरा में सैर करने आए हो या सोने? उठिए, बस अब के लज्जतें ख्वाबें सहर गईं। सुजा आगे बढ़कर बोला। सोने? ठीक है, सलीम ने गिड़गिड़ाकर कहा और फिर बोला, आगरा में है क्या? बस ताज, सो देख लिया। अरे भाई, फोर्ट है, सिकंदरा है, फतेहपुर सीकरी है और आप देखिए फोर्ट वोर्ट। हमें माफ़ कीजिए, हम नशे में हैं। आखा, यह बात है, उस्मान ने बीच में बोलते हुए कहा। तो क्या फिर रात ताज में उस परी का दीदार हो गया? हाँ, वह भी वहीं आई थी। झूठ, सरासर झूठ। कोई ख्वाब देखा होगा। ख्वाब? चलो तुम ख्वाब ही समझो, लेकिन अपनी तो हो मुलाकात हो गई, बातचीत भी हो गई। सच? मनमोहन अखबार को देखकर चौंकते हुए बोला। क्या बात हुई? उस्मान ने उत्सुकता प्रकट करते हुए पूछा। बोली, आपका कलाम बेहद पसंद आया। बस कलाम ही या हम भी उस्मान, हम भी पसंद आए। और सच पूछो तो मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? उस्मान और निकट आ गया। दूसरे मित्र भी उसके गिर्द एकत्र हो गए। वह हमसे इजहार मोहब्बत कर बैठी। अच्छा, तो आप क्या बोले? सुजा ने पूछा। बस सरे तस्लीम खम। उससे पूछे कोई चाहत के मज़े, जिसने चाहा और जो चाहा गया। वल्लाह, कमाल कर दिया। लेकिन दोस्तों का भी कुछ हक है, हमारा भी ख्याल किया होता। उस्मान बोला। मेरा मतलब है कि इशारे में सरखम कर दिया। कम अज़ कम कुछ तड़पाया होता। कह देते बिना इजाज़त दोस्तों के वादा नहीं कर सकते। वाह, खूब कही। हुस्न की रंगी नवाजिश एक मौका है जिसे खोने वाला भी गया और पाने वाला भी गया। लेकिन मौके को पाके जाना निस्तबन अच्छा है, सलीम ने तरंग में आते हुए उत्तर दिया। और वह महाजबी रहती कहाँ है? मनमोहन ने पूछा। ओ, यह पूछना तो मैं भूल ही गया। इस पर सब हंस पड़े। उस्मान हंसी को रोकते हुए बोला, वाह मियाँ, शायर के शायर ही रहे। मौका जाने हाथ से निकला या नहीं, पर चांद सी लड़की ज़रूर निकल गई। सलीम चुप रहा। वह सोचने लगा, वास्तव में बड़ी भूल हो गई। उससे नाम पता पूछ ही लेना चाहिए था। मित्रों ने उसे शीघ्र उठकर साथ चलने का आग्रह किया, किंतु उसका मन उस समय कहीं जाने को ना था। जब उस्मान ने उसकी बाँह पकड़कर बलपूर्वक उसे बिस्तर से खींचने का प्रयत्न किया तो सलीम को विवशता से प्राण छुड़ाने के लिए कहना पड़ा, आप चलिए, मैं ठीक 12 बजे बस के अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। साथियों के चले जाने के बाद सलीम भी उठ खड़ा हुआ। पानी में भीग जाने से उसकी नींद उचट चुकी थी। वह सोचने लगा, कहीं सचमुच ही वह स्वप्न ही तो नहीं देख रहा। किंतु नहीं, यह स्वप्न कैसे हो सकता था? वह पूरी सुध में रात ताजमहल में था। उस अजनबी के संग वे मधुर बातें, वह चांदी रात, वे पलकें, वे नज़रें। नहीं नहीं, यह ऐसे ही सत्य था जैसे उसका भीगा हुआ बिस्तर। उसने उठकर स्नान किया और कुछ गुनगुनाता हुआ तौलिया धूप में डालने के लिए बरामदे में आ खड़ा हुआ। अचानक सामने देखकर मानो वह मूर्ति बन गया हो। उसने पलकों को झपका, हाथ से आंखों को मला और सिर को झटका, यह अनुभव करने के लिए कि वह सो तो नहीं रहा। उसके बिल्कुल सामने लॉन में वही ताज वाली लड़की कुर्सी पर बैठी कोई पुस्तक पढ़ रही थी। उसके खुले हुए केश कंधों पर लहरा रहे थे। शायद वह उन्हें धूप में सुखा रही थी। उसके एक हाथ में सेब था, जिसे वह हर थोड़े समय बाद मुंह की ओर ले जाती और एक टुकड़ा दांतों से काट लेती। सलीम स्तंभ की ओट में उसे देखने लगा। धूप से उसके खुले रेशमी गुच्छों से बालों में सोने की पतली तारें जैसी गुंथ गई थीं और सेब खाते समय उसके गालों में छोटे छोटे सुंदर गड्ढे पड़ रहे थे। यह पुस्तक में इतनी तल्लीन थी कि उसे तनिक भी सुध ना हुई कि सामने कोई भंवरा सौंदर्य का रसपान कर रहा था। अचानक सलीम की दृष्टि सामने की छत पर बैठे एक बंदर पर पड़ी, जो उसके हाथ के सेब पर दृष्टि लगाए झपटने को तैयार था। सलीम सोच ही रहा था कि किस प्रकार उसे सूचित करे कि बंदर ने झट कुर्सी पर छलांग लगा दी।
लड़की चीख मारकर बंदर से पीछा छुड़ाने का यत्न करने लगी। यह सब पलक झपकने में ही हो गया और सलीम के बाड़ फांदकर उसकी सहायता के लिए पहुंचने से पहले ही बंदर महोदय खौं खौं करके फिर छत पर जा बैठे और आनंद से सेब खाने लगे। इस अकस्मात आपत्ति से डरकर लड़की बेसुध हो गई और गिरने ही वाली थी कि सलीम ने झट उसे बाहों का सहारा देकर फिर कुर्सी पर बिठा दिया। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं और मुख पूर्ण श्वेत हो गया था, जैसे शरीर का पूरा लहू किसी ने निचोड़ लिया हो। शोरगुल सुनकर और लड़कियां भी भागकर लॉन में पहुंच गईं और एक अजनबी को अपनी सहेली के पास खड़ा देखकर अचंभे में रह गईं। सलीम ने उन्हें सहायता के लिए कहा और लड़की को भीतर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन हुआ क्या? उनमें से एक लड़की ने सलीम से पूछा। उन्हें एक बंदर ने काट खाया है। बंदर ने काट खाया है? उसके मुंह से एकाएक निकला। सलीम को यूं लगा मानो उसका हाथ अचानक पियानो के सुर पर जा पड़ा हो और वह उन फूलों से चेहरे को देखने लगा जिनसे यह झंकार निकली थी। बंदर के काटने का नाम सुनकर लड़कियों की आंखों में भय झलकने लगा। सलीम ने झट कहा, कुत्ते और बंदर का काटा सख्त खतरनाक होता है। अगर जहर खून में शामिल हो जाए तो इंसान पागल भी हो सकता है। लड़कियों की एकाएक फिर चीख निकल गई। तो आप फिर देख क्या रहे हैं? जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। एक ने सलीम को संबोधित किया। हाँ हाँ, फौरन देखिए, मदद कीजिए, दूसरी ने आग्रह किया। सलीम झट बाहर चला गया और थोड़े समय बाद एक डॉक्टर को लेकर वापस लौट आया। मुमताज़ अभी तक बेसुध थी और उसकी सहेलियां बिस्तर के चारों ओर खड़ी उसे सुध में लाने के उपाय कर रही थीं। डॉक्टर को देखते ही सबको सांत्वना हुई और सब चारपाई से परे हट गईं। सलीम भी एक ओर खड़ा होकर देखने लगा। पहली बार उसने लड़कियों की खुसर फुसर से इस मन की महबूबा का नाम सुना। वह सोचने लगा, मुमताज़ और ताजमहल क्या संबंध है? क्या सचमुच ऐसे स्थान पर अकस्मात की भेंट से प्रकृति का कोई विशेष अर्थ नहीं? तो फिर एक ही झलक में यह दशा क्यों, जैसे वे शताब्दियों के हों? और वह मन ही मन गुनगुनाने लगा, तुम जाने पहचाने निकले। मुमताज़ को होश आ गया था। बंदर की खरोंचों से उसकी बांह के से लहू बह रहा था। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन देकर पट्टी बांधी और सलीम की ओर देखते हुए बोला, घबराने की कोई बात नहीं, घाव 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा। सलीम डॉक्टर के साथ बाहर आया और फीस देकर होश में आई मुमताज़ को देखने के लिए भीतर आ गया। मुमताज़ अब पूरी तरह सुध में थी और बिस्तर से उठकर आराम कुर्सी पर आ बैठी थी। सलीम को अपने सामने देखकर वह चकित रह गई। जब सहेलियों ने उसे बताया कि इन्हीं जनाब ने उसकी रक्षा की थी तो ओठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कोमल स्वर में बोली, शुक्रिया। कहिए आप कैसी हैं अब? ठीक हूँ। घबराहट से होश खो बैठी थी। बेचारी का दिल कमज़ोर है ना, एक चंचल लड़की बोली। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुमताज़ के ओठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। भगवान का शुक्र है जो आप मौके पर पहुंच गए और हमारी सहेली को बचा लिया, वरना हमारा पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाता। बैठने तो दो इन्हें। सलीम को खड़े देखकर एक ने उसे बैठने का संकेत किया और नौकरानी को पुकारते हुए चाय का आदेश देने लगी। नहीं नहीं, तकल्लुफ़ ना कीजिए, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है। कोई बात नहीं, खाली चाय ही तो है, हम भी इसी बहाने पी लेंगे। सलीम ने मुमताज़ की ओर देखा और उसकी आंखों में छिपा हल्का सा आग्रह देखकर चुप हो गया। थोड़ी देर में सलीम इस हुस्नो रंग के झुरमुट में बैठा चाय पी रहा था। बातों बातों में उसने उन्हें बताया कि वह फतेहपुर सीकरी जा रहा है। लड़कियों का भी वहाँ का प्रोग्राम था और वापस आकर उन्हें रात की गाड़ी भी पकड़नी थी। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप सब आधे घंटे तक तैयार हो जाएं? क्यों? मालती ने पूछा। बाकी लड़कियां भी उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर देखने लगीं। इसलिए कि हमने एक बस का बंदोबस्त कर रखा है, आप लोग भी मुनासिब समझें तो उसी बस में चले चलें। मुमताज़, बात तो ठीक है, मालती ने सुझाव का समर्थन करते हुए कहा। खर्चा आधा आधा बांट लेंगे। खर्च की आप फिक्र ना करें, हमें तो जाना ही है, आप लोगों का साथ हो जाएगा। लड़कियों ने बारी बारी एक दूसरी को देखा और प्रोग्राम निश्चित हो गया। सलीम को वहीं छोड़कर सब शीघ्र तैयार होने के लिए दूसरे कमरे में चली गईं। मुमताज़ भी उठने लगी, किंतु सलीम ने संकेत से उसे रोकते हुए कहा, देखिए, डॉक्टर ने कुछ देर आराम करने को कहा है। आराम तो होता ही रहेगा और फिर चलना जो है।
अभी बहुत वक्त है, आप इनको पहले तैयार हो लेने दीजिए। क्या आप तो जानते हैं लड़कियों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है। सलीम ने क्षण भर के लिए उसकी गहरी आंखों में झांका और फिर दबे स्वर में बोला, उनको नहीं जो हसीन हो। मुमताज़ का मुख संकोच से एकाएक गुलाबी हो गया। सलीम ने अनुभव किया कि यों उसे नहीं खुल के कहना चाहिए था और क्षमा मांगने के लिए वह उचित शब्द सोच ही रहा था कि मुमताज़ ने नम्रता से पतली आवाज़ में कहा, एक अर्ज़ करूं? फरमाइए। आप बार बार मेरे हुस्न की तारीफ़ करें यह अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसमें बनावट का रंग आ जाता है। आइंदा ख्याल रखूंगा, सलीम ने रुकते रुकते कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे बड़े कोमल शब्दों में अपनी उद्दंडता का दंड मिल गया था। आप चल दिए? जी, आपको चलने के लिए तैयार हो जाना है। यह सामने वाले डाक बंगले में आप लोग हैं क्या? जी। अच्छा, अब जाता हूँ, जल्दी में चला आया, सामान सब खुला पड़ा है। ठहरिए। उसे रोककर मुमताज़ भीतर गई और हाथ में 10 रुपए का एक नोट थामे हुए लौट आई। सलीम समझ गया वह डॉक्टर की फीस लाई है, किंतु फिर भी उसने आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछा, यह क्या? डॉक्टर की फीस शायद आपने दी है। तो क्या हुआ, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। मुझे भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेने दीजिए। मुमताज़ ने यह बात कुछ ऐसे ढंग से उसकी ओर देखकर की कि सलीम को अनायास लौट लेना पड़ा। नोट थामते हुए उसकी उंगलियां मुमताज़ के हाथ से स्पर्श कर गईं और उसके पूरे शरीर में एक बिजली सी लहर दौड़ गई। उसने गोरी नाजुक कलाई को देखा, फिर उन लंबी घनी पलकों में झांका और तेजी से बाहर निकल गया। घड़ी की दोनों सुइयां 12 का अंक लांघ चुकी थीं, किंतु सलीम मियाँ का कोई पता न था। मित्रगण बस के अड्डे पर धूप में खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और कोस रहे थे। उसे उस्मान पर सबसे अधिक क्रोध आ रहा था। घड़ी की दोनों सुइयां 12 का अंक लांघ चुकी थीं, किंतु सलीम मियाँ का कोई पता न था। मित्रगण बस के अड्डे पर धूप में खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और कोस रहे थे। उसे उस्मान पर सबसे अधिक क्रोध आ रहा था। मुंह में जो बुरा भला आया बकता हुआ वह कभी इधर जाता कभी उधर। आखिर थककर उसने परामर्श दिया कि अधिक प्रतीक्षा व्यर्थ है। सलीम वास्तव में उनसे रात ताजमहल में साथ ना चलने का बदला ले रहा था, तो उन्हें बिना उसे साथ लिए ही चले जाना चाहिए। उसकी बात मान ली गई और सब बस में बैठने ही वाले थे कि किसी ने उनका ध्यान सामने सड़क पर आती हुई रंग बिरंगी तितलियों की ओर आकर्षित कराया। यूँ लगता था मानो कोई धुनक धीरे धीरे धरती पर चली आ रही हो। उस्मान ने क्लोज व्यू लेने के लिए मनमोहन के हाथ से दूरबीन छीन ली और फिर हो करके एकाएक उछल पड़ा। मनमोहन ने भी दूरबीन लेकर देखा, फिर सुजा ने और फिर बारी बारी सब ने। सब आश्चर्य में थे कि क्या तमाशा है। परियों की झुरमुट में झूमते हुए सलीम मियाँ आ रहे थे। शुफा ने फफ्ती कसी, जाग की चोच में अंकुर खुदा की कुदरत, हूर की गोद में लंगूर खुदा की कुदरत। इस पर सब हंस पड़े, किंतु बात बड़ी आश्चर्यजनक थी और सब सलीम के सौभाग्य पर ईर्ष्या से जल रहे थे। लड़कों को अपनी ओर निहारते हुए देखकर लड़कियां तो कुछ पीछे रुक गईं, किंतु सलीम के संकेत पर निकट आ गईं। उसके दोस्तों पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी, बस टुकर टुकर उस हुस्न के लश्कर को देखे जा रहे थे। उस्मान ने धीरे से सलीम को अपनी ओर बुलाकर उखड़ी आवाज में पूछा, ये कौन है? दोस्त हैं अपनी, वही कल का ताज वाला ग्रुप है। सलीम ने लापरवाही से उत्तर दिया और फिर मुमताज़ और उसकी सहेलियों से अपने मित्रों का परिचय कराया। सलीम ने उन्हें यह बताया कि वे भी इसी बस में उनके संग फतेहपुर सीकरी जाएंगी, तो लड़कों में उल्लास की एक तरंग दौड़ गई। चेहरे यूँ खिल उठे जैसे समीर के एक मधुर झोंके से फूल खिल उठे, पंछी चहक उठे। बस अब क्या था, क्षण भर में खाने की चीज़ों का ढेर लग गया। मनमोहन भागकर फलों का टोकरा उठवा लाया। सूजा ने उबले हुए अंडे का ढेर खरीद लिया और उस्मान पानी की सुराही और शरबत की बोतलें ले आया। सलीम दोस्तों की इस फुर्ती पर आश्चर्य कर रहा था। अजीब बात है, कल तक तो ये 4 आने की आइसक्रीम पर कंजूसी कर रहे थे और आज रुपए जेब में ऐसे निकल रहे हैं जैसे धन का कोई महत्व ही नहीं। थोड़ी देर बाद बस पूरी गति से फतेहपुर सीकरी वाली सड़क पर चली जा रही थी। लड़कियां अब अगली सीट पर थीं और लड़के पिछली पर। सलीम ड्राइवर के साथ वाली सीट पर सबसे आगे बैठा था। सब प्रसन्न थे और सबके दिल माउथ ऑर्गन की धुन पर नाच रहे थे, जिसे मनमोहन मध्य में बैठा बजा रहा था।
मुमताज दाईं ओर की खिड़की के साथ अगली पंक्ति में बैठी किसी कल्पना में खोई थी। हवा में उसके कानों के पास बालों की एक लट लहराकर उसके मुख को रह रहकर चूम रही थी। सलीम हर थोड़े समय के बाद मुड़कर उसकी ओर देख लेता। बस मंजिल पर पहुंच गई। सम्राट अकबर द्वारा बनवाई गई इस नगरी का मौन राज्य था। कहाँ आगरा का शोरगुल और कहाँ यह शांत वातावरण। दोनों टोलियां गाड़ी से उतर आईं और चढ़ाई चढ़कर बुलंद दरवाजे में से होती हुई प्राचीर के भीतर आ गईं। जो झिझक और अजनबीपन लड़के लड़कियों के मध्य था वह भी इस यात्रा से दूर हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे वे एक ही परिवार के व्यक्ति हों। यह हंसता चहचहाता यौवन का झुंड जहाँ भी घूमता हुआ जाता बाहर आ जाती। एक स्थान से दूसरे, दूसरे स्थान से तीसरे सुलझे हुए मजाक करते हुए वे पूरे अहाते में घुस गए। दीवाने आम, दीवाने खास, रानी जोधाबाई का महल, फील खाना, एक एक स्थान को देखने और मुगल इतिहास के इस स्वर्ण युग को दोहराते वे 12 दीवारी में पहुंचे। यहाँ आकर मनमोहन ने विचार प्रकट किया कि यह मनोरंजन अधूरा रहेगा यदि सलीम और मुमताज का शेर शायरी का मुकाबला न हुआ तो। फिर क्या था, सबने हाँ हाँ का शोर मचा दिया। एक ओर मुमताज़ अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई और दूसरी ओर सलीम अपने साथियों के संग। पहले सलीम ने लय में एक छोटा सा बंद पढ़ा। मिले तो वह थे अजनबी, पर ऐसे लग रहा है अब जैसे उनसे पेशतर बेवजह थी जिंदगी। वाह वाह का शोर मचा। लड़कियों ने जी खोलकर दाद दी। अब मुमताज़ की बारी थी। उसने रुक रुक के गजल के 3 शेर पढ़े। गुस्ताखिए फ़िक्र की हद ही सही, हम उनको भुलाना चाहते हैं। सरमस्ती बलाए जान हुई, कुछ होश में आना चाहते हैं। हम सादा दिल हर बार वही एक अपना किस्सा ले बैठे। वह और कहानी कहते हैं, वह और फसाना चाहते हैं। यारों में उन्हीं के चर्चे हैं, रंगीन ये महफिल कायम है। वह अपनी धुन में रहते हैं, हम अपनी सुनाना चाहते हैं। क्या विचार थे, क्या ढंग था पढ़ने का। सलीम तो बस देखता रह गया। हर पंक्ति पर सराहना हुई और शेर को दोबारा पढ़ने का आग्रह हुआ। सलीम को अब पता चला कि मुमताज़ कितनी निपुण और सुलझी हुई कवित्री थी। अब फिर उसने एक शब्द पढ़ा। आपको खींच खींच लाया हूँ, शौक़ बेहद अजीब है मेरे। यह फ़िज़ा में स्वाहा का नशा, आप कितने करीब हैं मेरे। और फिर तीसरा, ए दिले नाशा कब तक सिर निगूं, कुछ तो प्यारे जोश्त का सामान कर। सीख ए नादान कुछ भंवरे से सीख, हर कली में इश्क का पैमान कर। महफिल जम गई और खूब जमी। पढ़ने और सुनने वाले दोनों मग्न थे कि सूर्यास्त होने लगा। ये 5-6 घंटे क्षण बनकर उड़ गए और अब महफिल उठी तो मुमताज़ के ओठों पर यह शेर था। रुके उफ़क़ हवा से एक लाला जार बन गया, शाम ही से दास्ताने दिल सुना रही है शाम। वे शीघ्र उठे और सामान समेट कर चलने की तैयारी करने लगे। सलीम और मुमताज़ टोली में सबसे पीछे थे और धीरे धीरे चल रहे थे। पहले मुमताज़ ख्वाजा चिश्ती के मज़ार पर गई और सलीम बाहर द्वार पर खड़ा उसकी प्रतीक्षा करने लगा। सूर्य की अंतिम किरणें डूबने से पूर्व संगमरमर की जाली से छनकर ख्वाजा के मज़ार पर सजदा कर रही थीं। मुमताज़ दुआ मांगकर जाली से तागा बांध रही थी। जब लौट आई तो सलीम ने पूछा, क्या कह रही थी आप? सोचा जाने से पहले मुराद मांग लूँ, मुमताज़ ने पलक झुकाते हुए उत्तर दिया। इस संकोच में कोई हृदय का संदेह था जिसे सलीम ने अनुभव किया। क्या मांगा? जवान से कुछ नहीं कह सकती। क्यों? बस। उसने मुस्कुराकर सलीम की ओर देखा। ओह, हमें पूछने की गुस्ताखी तो नहीं करते? वे सब कहाँ हैं? मुमताज़ ने बात बदलते हुए पूछा। आगे चले गए, हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ओह, चलिए। यह कहकर मुमताज़ ने चलने को पांव बढ़ाया, किंतु सलीम को वहीं खड़े देखकर रुक गई। मुमताज़, सलीम ने धीरे से पहली बार उसका नाम लेकर पुकारा। कहिए, कहीं आज की यह मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात तो नहीं? हो सकता है ऐसा ही हो, मुमताज़ ने बिना कोई भाव प्रकट किए हुए कहा। आप तो शायद हमें भुला बैठें,
लेकिन हम आपको हमेशा याद रखेंगे। शुक्रिया। यूँ तो शायद हम आपको भुला बैठते। वह चंचलता से ज़रा रुककर बोली, लेकिन यह बाजू का जख्म आगरा की याद दिलाता रहेगा। बस आगरा की? और क्या, ये दो एक दिन, यह अचानक मुलाकात, वे ताज और यमुना के नज़ारे, यह सब आगरा में ही तो हुआ। सलीम कुछ कहना ही चाहता था कि उस्मान भागता हुआ आया और हाँफता हुआ बोला, अजीब बात है, हम आपकी सब राह देख रहे हैं, अंधेरा होने को आया, सामान बांधना है, गाड़ी पकड़नी है और आप अभी यहीं हैं, जल्दी चलिए। मुमताज़ और सलीम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस्मान के साथ हो लिए। बस में पूरा रास्ता सलीम और मुमताज़ में कोई बात ना हो सकी। लड़के और लड़कियों के इतना निकट होने से अवसर ही कहाँ था कि वे मन की बात कर सकें। सलीम उससे अकेले में मिलने के लिए अधिक व्याकुल था, किंतु आशाएं केवल आशाएं ही रहीं। डाक बंगले में आकर भी उसने किसी बहाने बरामदे में कई चक्कर लगाए कि शायद वह दिखाई दे और उससे दो बातें कर ले, किंतु वह ना आई। उधर मुमताज़ के हृदय में भी चिंगारी भड़क उठी थी। यद्यपि वह सहेलियों की छेड़छाड़ के डर से शांत दिखाई देती थी, तथापि वह भी उससे मिलने के लिए उतनी ही व्याकुल थी। वह बरामदे में तो ना आई, किंतु स्नानघर की खिड़की में निरंतर सामने वाले बरामदे की ओर देखे जा रही थी। अचानक किसी ने स्नानघर की बत्ती जला दी और मुमताज़ की हल्की सी चीख निकल गई। उसने झट मुड़कर देखा, सामने मालती खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह सलीम को बरामदे के चक्कर काटते हुए देख चुकी थी। मालूम होता है परदेश में आकर दिल खो दिया है, उसने समीप आते हुए कहा। नहीं मालती, मैं तो ज़रा, अब बनने से क्या, कहो बुलवा लूँ? नहीं, मुमताज़ झट बोली। नहीं मालती, ज़्यादा नज़दीक जाना ठीक नहीं। क्यों? बेकार दिल की तड़प बढ़ाने से क्या फ़ायदा? वे लोग तो रात की गाड़ी से जा रहे हैं, मुझे मालूम है, और मैं यह भी जानती हूँ कि हमें भी उसी गाड़ी से जाना है। वह चला जाएगा तो तड़प ज़्यादा हो जाएगी। वह कैसे? उस आग को ठंडा कौन करेगा? मालती मुस्कुराते हुए गुनगुनाई। हट, शरीर कहीं की, कपड़े बदल लेने दे। लो आराम से बदल लो, मैं नहीं देखती। मालती ने मुस्कुराकर झट बत्ती बुझा दी। मुमताज़ शीघ्रता से कपड़े बदलने लगी। मालती ने छेड़छाड़ चालू रखी। मुमताज़ धीरे धीरे उत्तर में हूँ हाँ करती रही। मुमताज़ ने कोई उत्तर न दिया। अरे बोलती क्यों नहीं? उसने चिल्लाकर फिर बत्ती जला दी, किंतु स्नानघर खाली था और वह दीवार से बातें कर रही थी। मुमताज़ अंधेरे में कपड़े बदलकर खिसक गई थी और उसे पता भी न चला। जब मालती बाहर आई तो मुमताज़ सामान समेट रही थी। आंख मिली और दोनों एक साथ हंसने लगीं। जब सलीम की टोली स्टेशन पर पहुंची तो लड़कियां पहले ही पहुंचकर महिलाओं के डिब्बे में विराजमान थीं। मुमताज़ खिड़की का सहारा लिए प्लेटफॉर्म पर देख रही थी। उसने सलीम को खिड़की के पास से जाते हुए देखा, किंतु कोई बात ना की। डिब्बों को देखते हुए सलीम ने दोस्तों को कहीं भी खाली डिब्बे में सामान रखने को कहा। कहीं क्यों, यहीं जनाना के साथ वाले डिब्बे में, उस्मान ने परामर्श दिया। लेकिन उसमें पहले ही से भीड़ है। तो क्या हुआ, बराबर से आती महक से दिमाग तो मुअत्तर रहेगा। यह कहकर उसने वहीं सामान जमाना आरंभ कर दिया। गाड़ी छूटने में थोड़ा ही समय था। प्लेटफॉर्म पर उनकी घबराहट देखकर लड़कियां हंसी जा रही थीं। बस चुप थी तो मुमताज़, जो उदास आंखों से सलीम को देखे जा रही थी। इंजन ने चीख लगाई और सलीम लपककर अपने डिब्बे की ओर बढ़ा। फुटबोर्ड पर पांव रखते हुए उसने मुमताज़ से दृष्टि मिलाई और धीरे से बोला, खुदा हाफिज। उत्तर में मुमताज़ के ओंठ तो हिले, किंतु चलने के शोर में कुछ सुनाई न दिया। उसने केवल इतना देखा कि उसकी आंखें कुछ डबडबाई और उसने झट अपना चेहरा खिड़की के भीतर कर लिया। गाड़ी की गति धीरे धीरे तेज हो गई। सलीम ने किवाड़ बंद कर दिया और दीवार के साथ लगकर पीछे रहते हुए प्लेटफॉर्म को देखने लगा। अब तक जीवन का सबसे रंगमय दृश्य, जिसने उसके मन के तारों को अनायास झंकृत कर दिया था, इसी स्थान, इसी भूमि से संबंधित था। गाड़ी को प्लेटफॉर्म छोड़े हुए काफ़ी समय हो चुका था। उसके दोस्त सिमटे हुए ऊँघ रहे थे, किंतु वह अपने विचारों में खोया वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में नींद न थी। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी 2 बजा रही थी। भीतर की घुटन से बचने के लिए उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और सिर बाहर निकालकर झांका। साथ के कमरे वाली खिड़की से कोई कपड़ा उड़कर लहरा रहा था। खिड़की में से छनकर आते हुए धीमे प्रकाश में उसने सिर को और आगे बढ़ाकर ध्यानपूर्वक देखा।
मुमताज़ खिड़की पर सिर टिकाए शायद सो रही थी और उसकी चुनरी हवा में उड़कर उसके हृदय में छिपी व्याकुलता की सूचना दे रही थी। सलीम बड़ी देर तक उड़ती हुई चुनरी को देखता रहा और फिर जाने क्या सूझी कि उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से चुनरी को खींच लिया। साथ की खिड़की में सिर हिला और गर्दन बाहर निकली। सलीम ने ऊंची आवाज़ में कहा, आपके पास पानी होगा क्या? मुमताज़ ने कोई उत्तर न दिया और फिर सिर भीतर कर लिया। थोड़ी देर में उसकी चुनरी के साथ बंधी छागल खिड़की के बाहर लटक आई। सलीम ने लंबा हाथ करके उसे अपनी ओर खींच लिया और गटागट पानी पीने लगा। प्यास बुझाकर उसने उसी ढंग से छागल को लौटा दिया। मुमताज़ ने चुनरी खींच ली और छागल के कॉर्क में फंसे कागज़ के टुकड़े को पढ़ने लगी। लिखा था, यह प्यास तो बुझ गई, शुक्रिया, लेकिन दिल की प्यास कब बुझेगी कह नहीं सकता। क्या यह मुमकिन नहीं कि उधर से भी नज़रें इनायत हो जाएं? मुमताज़ ने उस कागज़ के टुकड़े को कई बार पढ़ा और फिर चूम लिया। उसके पूरे शरीर में एक सिरहन की तरंग दौड़ सी गई। रोआ रोआ रोमांचित हो उठा। गाड़ी निरंतर चली जा रही थी, खट खट खट, और वह अनुभव किए जा रही थी प्रेम पवन के मधुर झोंकोर की शाम। उस्मान जब सलीम के कमरे में आया तो उसे निराश और गंभीर देखकर हैरान रह गया। इस प्रसन्नता में अवसर पर वह मुंह लटकाए यूं बैठा था मानो कोई घोर आपत्ति आ पड़ी हो और उसे कुछ सूझ ना रहा हो। उस्मान कुछ देर तो चुपचाप खड़ा उसकी ओर देखता रहा और फिर चिल्लाकर बोला, सलीम मियाँ, आदाब अर्ज़ है। सलीम चौंक गया और उस्मान को सामने खड़े देखकर बोला, आओ उस्मान, गजब की एक्टिंग करते हो भाई। हम मुबारक देने आए हैं और तुम हो के गर्दन लटकाए बैठे हो। चाहे कुछ बहाने करो, हम तो नहीं छोड़ने के। दावत लेंगे और ज़रूर लेंगे। तो मैंने कब इनकार किया है? और इनकार करोगे भी तो मानेगा कौन? यूनिवर्सिटी का इम्तिहान और फर्स्ट डिवीज़न, ऐसे मौके पर तो खुशी से तुम्हें नाच नाच कर पागल हो जाना चाहिए। हाँ उस्मान, मुझे वाकई पागल हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। सलीम ने उदास भाव से उत्तर दिया। क्यों? रंज के ऐसे गहरे साए भी हैं कुछ जो खुशियों के आफताब की कोई किरण नहीं निकलने देते। आखिर रहे ना शायर के शायर ही। नहीं उस्मान, यह शायरी नहीं, हकीकत है। हकीकत नहीं, मोहब्बत कहो। ना जाने आगरा क्या गए, बस तुम तो अपनी सुधबुध ही विसार बैठे। अरे इश्क का यह आलम था तो पता ठिकाना ही पूछ लिया होता, कोई नाम बयाम ही बिचवा देते। उस्मान, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। सलीम उठ बैठा और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ओर देखने लगा। आसपास के कमरे खाली हो रहे थे। बहुत से लड़के तो अपने घरों को चले और शेष जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने की सबको प्रसन्नता थी, किंतु सलीम न जाने क्यों चिंतित था। उसके मुख पर तनिक भी उत्साह की झलक न थी। उस्मान को यह बड़ा विचित्र लग रहा था। उसने धीरे से जाकर सलीम के कंधे पर हाथ रखा और फिर अपना प्रश्न दोहराया। अब कि उसके स्वर में नम्रता थी। सलीम ने कोई उत्तर न दिया, किंतु उसकी आंखें डबडबा आई थीं। कुछ क्षण मौन रहा और फिर सलीम ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, उस्मान, शायद मैं घर ना जाऊं। क्यों? मन नहीं चाहता। वाह, यह भी कोई बात हुई, मन नहीं चाहता। अब्बा जान से ना मिलोगे? वे क्या सोचेंगे? नहीं, तुम्हें लखनऊ चलना ही होगा। नहीं उस्मान, जहाँ मेरे अरमानों को इस बेदर्दी से कुचला गया हो वहाँ अब मैं किसी सूरत में नहीं जाऊँगा। यह तो पागलपन है भाई, निरा पागलपन। तुम उस खानदान की इकलौती निशानी हो और तुम्हारे वालिद साहब की शादी, यह उनका निजी मामला है। हमारे लिए कुछ भी कहना मज़ा नहीं, पर उन्होंने किया क्या? क्या करना था? अगल पर पर्दा पड़ गया। भला तुम ही सोचो, यह उम्र उनके शादी करने की थी। दुनिया क्या कहेगी? पूरा लखनऊ बड़े मियाँ पर हंस रहा होगा। कोई नहीं हंसता मेरे भाई, और फिर समरा पर कौन हंस सकता है? यह इशरत तो जिंदगी का हिस्सा है। यह भी हो सकता है कि यह शादी उनकी ज़िंदगी में किसी भारी खला को पूरा कर दे। कैसी खला? उनके पास किस चीज़ की कमी थी? नाम, रुपया, जायदाद, औलाद, और फिर मेरी अम्मी की याद, और ये सफ़ेद बाल, यह उम्र। उस्मान चुप रहा। उसने सोचा मियाँ इस समय क्रोध में हैं, मन का गुबार निकाल लें तो अच्छा है। वह चुपचाप उसका बिस्तर बांधने लगा। यार सिगरेट नहीं कोई?
आखिर लंबे असहनीय मौन को छोड़ते हुए उसने सलीम को संबोधित किया। सलीम ने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली और उसके हाथ में दे दी। उस्मान ने झट 2 सिगरेट सुलगाए, एक अपने लिए और दूसरा सलीम के लिए। सलीम ने बिना कोई बात किए सिगरेट थाम लिया और पीने लगा। उसने अनुभव किया कि कश लगाने से उसका बहुत सा मानसिक तनाव दूर हो गया था। उस्मान ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और 2-1 गहरे कश लगाकर बोला, सलीम मेरे दोस्त, ज़िंदगी एक आर्ट है, नेचुरल और सीधा साधा। जो यह आर्ट जानता है वह यूँ सिसक कर आए दिन की मौत नहीं करता। उसने एक कश और लगाया और हाथ फिर सलीम के कंधे पर रख दिया। सच। सलीम ने धीरे धीरे उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए मुस्कुराते हुए उसे देखा। उस्मान ने हाँ में केवल गर्दन हिला दी और फिर उसका सामान बांधने लगा। क्षण भर और रुककर कुछ सोचने के बाद सलीम भी उसका हाथ बटाने लगा। सलीम, उस्मान ने एकाएक सिगरेट मुंह से निकालते हुए उसे संबोधित किया। सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए सलीम ने पूछा, ताजमहल वाली तुम्हारी मुमताज बानो भी तो लखनऊ में है, सोच तो लो ज़रा। है तो सही, लेकिन मुलाकात आसान नहीं। क्यों? कॉलेज में पढ़ती है और हॉस्टल में रहती है। पहनावे और देखने में तो आज़ाद ख्याल की नज़र आती है, उस परिंदे की तरह जो बागों और वादियों में तो चहचहाता फिरता है, लेकिन कफस में जुबान भी नहीं खुलती। शायरी नहीं, साफ बात करो। तुम भी तो अभी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान कर रहे थे। नहीं भाई, इस जुनून से हमारा कोई लगाव नहीं। यह तो यूँ ही मांगे तांगे के 2-1 जुमले रट लिए हैं, तुम जैसों पर रौब डालने के लिए। बात यह है, वह आगरा था, ये लखनऊ। हर तरफ जान पहचान, रिश्तेदारी। वह चिड़िया जो वहाँ आज़ाद दाना उड़ रही थी, कहीं बंद पड़ी होगी किसी चिलमन के पीछे, झांक रही होगी बुरके में से। कोई बात नहीं जाने मन, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद भी। वह खुद आएगी, नहीं तो हम निकाल लाएंगे लाख पर्दों से भी। लेकिन वहाँ एक भी आरजू पूरी ना होगी मेरी, यह मैं जानता हूँ। क्यों घबराता है मेरे यार? घर से रंजिश सही, लखनऊ से क्या नाराज़गी, अपने घर ना सही। करीब खाना है, मौजूद हर बला के लिए। सलीम लखनऊ जाना ना चाहता था, किंतु उस्मान ने बातों से उसे सहमत कर लिया। फिर भी रह रहकर परिस्थितियों की काली छाया उसके हृदय पर अपना प्रतिबिंब डाल रही थी। उसके अब्बा घर में उसके हृदय पर सौतेली माँ ले आए थे और यह उसे किसी प्रकार सहन न था। अत्यधिक समझाने पर भी उसका मन इसको स्वीकार न कर पा रहा था। उसे अपनी अम्मी की याद बेचैन किए हुए जा रही थी। गाड़ी में भी वह सोच में ही खोया रहा। ज्यों-ज्यों लखनऊ और अलीगढ़ के मध्य का फासला कम होता जा रहा था, उसका हृदय बैठता जा रहा था। वह सोच रहा था, वही अब्बा थे, वह उनकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था, प्राण छिड़कता था, और आज उसका मन उन्हें देखने को नहीं चाह रहा। वह अनायास ही उनके प्रति घृणा सी अनुभव कर रहा था। लखनऊ पहुंचकर सलीम ने उस्मान के घर जाने से इनकार कर दिया और उसके समझाने बुझाने पर भी एक होटल में जा ठहरा। सलीम के पिता नवाब शौकत अली खां को यह सूचना पहुंचने में देर न लगी। पहले तो उन्हें इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह घर क्यों नहीं आया, किंतु झट स्वयं ही वह उसका कारण जान गए और मुनीम जी को बुलाकर विनय से साहबजादे को घर लाने का आदेश देकर नई बेगम के पास आए। सुना आपने? उन्होंने रज़िया बेगम को संबोधित किया। बेगम पान लगा रही थी। पति की आवाज़ सुनकर उठ खड़ी हुई और निकट आते हुए बोली, फरमाइए। मेरा सलीम अलीगढ़ से आया है। कहाँ हैं छोटे मियाँ? बेगम के मुंह से अनायास निकला और फिर वह कुछ सोचकर एकाएक रुक गई। खिला हुआ मुख गंभीर हो गया और पति से आंखें ना मिलाकर वह दूसरी ओर देखने लगी। सुना है वह मुझसे नाराज़ हैं? क्यों? बेगम ने थरथराते ओठों से पूछा। आपको ब्याह के घर लाया हूँ। शायद इसलिए। नवाब शौकत अली ने मुस्कुराकर पत्नी की ओर देखा और फिर उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर धीरे से उसके कंधे को दबाते हुए बोले, लेकिन नहीं, हमारा सलीम ऐसा नहीं। नया नया सामना है ना आपसे, इसलिए झिझक सी होगी, शर्माता होगा। शर्म की तो बात नहीं, पर डरती हूँ कि कहीं यही शर्म नफरत में ना बदल जाए। नहीं नहीं बेगम, ऐसा मत सोचो, सलीम ऐसा लड़का नहीं। रजिया बेगम ने कोई उत्तर न दिया और दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। नवाब शौकत अली ने रोकते हुए निकट आकर कहा, बेगम, सलीम फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ है
और एक मुद्दत के बाद घर आया है, उसका इस्तकबाल होना चाहिए। रज़िया ने हाँ में गर्दन हिला दी और दूसरे कमरे में चली गई। न जाने क्यों उसका मन किसी भय से मरा जा रहा था। बाप बेटे के बीच यह मनमुटाव अच्छा शकुन न था। न जाने इसका परिणाम क्या हो। मुनीम जी 2 घंटे भर बाद लौटे। उन्हें अकेले ही आते देखकर क्षण भर के लिए रजिया अपने स्थान पर स्थिर रह गई। फिर दबे पांव उसकी बात सुनने के लिए गोल कमरे के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। सलीम ने घर आने से इनकार कर दिया है। मुनीम जी ने इस उत्तर पर नवाब शौकत अली खां बौखलाकर कुर्सी से यूं उछले जैसे भूचाल आ गया हो। उसकी यह मजाल, बाप की बात नहीं मानेगा। वे आवेश में चिल्लाए, हुजूर मैंने बहुत समझाया, लेकिन मेरी उन्होंने एक ना मानी। कोई बात नहीं, अब जाकर उसके कान खोलता हूँ। यह कहते हुए वह क्रोध से भरे उठकर दूसरे कमरे में चले गए। बेगम का सामना होते ही उन्हें यह जानने में देर नहीं लगी कि उसने सब बात सुन ली थी। वाद विवाद से बचने के लिए उन्होंने उससे कोई बात ना की और चुपचाप कपड़ों की अलमारी से शेरवानी निकालने लगे। रजिया ने आगे बढ़कर उनके हाथ से शेरवानी थाम ली और स्वयं अपने हाथों से पहनाते हुए बोली, आप अकेले जा रहे हैं क्या? इजाज़त हो तो मैं भी साथ चलूं? नवाब शौकत अली क्षण भर तो कुछ सोचते रहे और उसकी ओर देखकर फिर बोले, ठीक है। रजिया झट तैयार हो गई। सवारी आई और अमीनाबाद पार्क में उस होटल के सामने जा रुकी जहां सलीम ठहरा हुआ था। होटल का मैनेजर घबराकर स्वागत के लिए उठा। नौकरों में भगदड़ मच गई। सलीम तक यह सूचना हवा की तेजी से पहुंच गई। उसे यह विश्वास था कि अब्बा स्वयं उसे लेने के लिए ना आएंगे। क्षण भर के लिए वह स्तब्ध खड़ा रह गया और फिर वह खिड़की से झांककर नीचे देखने लगा। बंद गाड़ी से उसने अनुमान लगाया कि अब्बा अकेले न थे, बल्कि उसकी नई मां को भी साथ लाए थे। थोड़ी देर में नवाब साहब होटल के मैनेजर से कुछ बात करके लौटे और गाड़ी में बैठी बेगम से बात करने लगे। न जाने उनमें क्या बात हुई, किंतु सलीम ने देखा वह अकेले ही लौटे और सीढ़ियां चढ़ने लगे। सलीम खिड़की से हटकर कुर्सी पर आ बैठा और अपनी घबराहट छिपाने के लिए एक पुस्तक खोलकर उसके पन्ने पलटने लगा। उसके कान निरंतर उस आहट की ओर लगे हुए थे जो सीढ़ियों से आ रही थी। उसके हृदय की धड़कन प्रतिक्षण तेज होती जा रही थी। नवाब शौकत अली ने प्रवेश करने से पूर्व खुले किवाड़ को धीरे से खटखटाया और फिर आ गए। सलीम ने सामने मेज पर रखे आईने में पिता का प्रतिबिंब देखा और उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। वे धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़े और स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सलीम बेटा, मुबारक हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इम्तिहान में कॉलेज भर में अव्वल रहकर अपने खानदान का नाम रोशन करोगे। सलीम ने बाप से आंख ना मिलाई और झट मुंह दूसरी ओर कर लिया। फिर कुछ सोचकर बोला, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन आपने तो मेरी सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह क्या कह रहे हो सलीम? नवाब शौकत अली ने बेटे की बात समझते हुए भी अनजान बनकर पूछा। उनके प्रश्न में आश्चर्य था। सलीम ने पहली बार बाप से आंख मिलाई और व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, वह आप मुझसे पूछ रहे हैं अब्बा जान? हाँ, जिस खानदान का नाम रोशन करने की मैंने कोशिश की उसे तो आप खुद बुझाने का सामान कर बैठे। सलीम, नवाब साहब चिल्लाए। क्रोध से उनका मुख लाल हो गया, किंतु उन्होंने धैर्य से काम लिया और धीमे स्वर में बोले, सलीम, ये बातें यहाँ नहीं, घर होंगी। बेहतर होगा हम वहीं चलें। लेकिन मुझे उस घर में नहीं जाना। क्यों? उन्होंने इस शब्द पर बल देते हुए प्रश्नसूचक दृष्टि से बेटे की ओर देखा और फिर बोले, शायद तुम्हें मेरा पास नहीं रहा। आपका पास ना होता अब्बा जान तो शायद मैं लखनऊ भी ना आता। तो चलो घर। मैं अब उस घर में क्यों कर जा सकता हूँ जिस पर दूसरों ने कब्जा जमा लिया है? तो साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपनी अम्मी से नफरत है? आप ये समझते हैं तो मुझे गुस्ताखी पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? सलीम, उन्होंने गहरी दृष्टि से बेटे को देखा और फिर रुककर बोले, मुझ पर यकीन रखो बेटा, नई माँ को देखकर तुम ऐसी बात ना कहोगे। वह एक निहायत नेकबख्त और सुलझी हुई खातून है। हो सकता है अब्बा जान, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। वह ज़रूर आपके लिए नेकबख्त बीवी होंगी, लेकिन मेरी माँ का बदला उनकी जगह नहीं ले सकती। खैर, वह तो तुम खुद जान लोगे। आओ तुम्हारी मुलाकात तो करवा दूं। मैं उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहूँगा। सलीम, अपनी हद से न बढ़ो कि मैं कोई सख्त कदम उठा लूँ। क्रोधित होकर वह बोले, सख्त अब्बा जान?
आप इससे बढ़कर और क्या सख्ती करेंगे कि आपने बुजुर्ग होकर खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं किया, अपने मर्तबे की परवाह नहीं की। आपने मेरी अम्मी की रूह को बेचैन कर दिया है। बेटे की उस उद्दंडता पर नवाब साहब सिटपिटा कर रह गए। क्रोध से वह लाल भभूका हो गए और शायद भावावेश में उस पर हाथ उठा बैठते, लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया और गंभीरतापूर्वक उसकी ओर देखते हुए बोले, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है सलीम? जी अब्बाजान, मैं उस घर में हरगिज ना रहूंगा। मैं तुम्हारे पास इंतज़ा लेकर आया था जिसे तुमने ठुकरा दिया, लेकिन तुमने आज तक मेरे किसी हुक्म को नहीं टाला। यह कहते कहते वे रुक गए और फिर दृढ़ स्वर में बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फौरन मेरे हमराह चलो, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। यह कहकर नवाब शौकत अली खां लंबे डग भरते हुए बाहर चले गए। सलीम स्तब्ध सा मूर्तिमान खड़ा उन्हें देखता रह गया। उसने सचमुच अब तक पिता की किसी आज्ञा को न टाला था कि वह एक असमंजस में पड़ गया। उसे क्या करना चाहिए? उनकी आज्ञा को ना मानना उसके लिए बड़ी से बड़ी आपत्ति उत्पन्न कर सकता था, किंतु उसका भी तो मन था। यदि वह इस समय उनकी शक्ति के सामने झुक गया तो उसका अपना अस्तित्व कहाँ रहेगा? यह सोचकर उसने नीचे जाने का निर्णय कर लिया। जब नवाब साहब के सीढ़ियों से उतरते की आवाज़ समाप्त हो गई तो धीरे से खिड़की के पास जाकर शीशे से झांककर नीचे देखने लगा। गाड़ी उसकी प्रतीक्षा में अब तक खड़ी थी। वह ना जाने कितनी देर वैसे ही खड़ी गाड़ी को देखता रहा। उसके मन में एक बार तो आया कि नीचे चला जाए, किंतु फिर उसने मन को स्थिर किया और वहीं खड़ा रहा। जब बड़ी देर तक वह नहीं आया तो नवाब साहब ने निराश होकर गाड़ीवान को चलने का संकेत किया। इस बीच में उन्होंने रजिया से कोई बात ना की और न रजिया ने उनके घावों को कुरेदकर छेड़ना चाहा। उनके मुख से असीम निराशा और दुख टपक रहा था, किंतु हृदय रोग के कारण इस प्रकार की अधिक चिंता उनके लिए घातक हो सकती थी। रजिया उन्हें अधिक चिंता में खोए न देख सकी और जब गाड़ी होटल से दूर निकल गई तो पति के दुख को बांटने के आशय से पूछा, तो क्या आप सलीम मियाँ घर ना आएंगे? अच्छा है ना आए तो। जिसको अपने बाप की बात का पास ना हो, मैं ऐसे नाखुलूफ फर्जंद की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बच्चे हैं, नादान हैं, समझाने बुझाने से मान जाएंगे। कहिए तो मैं चली जाऊं? कहाँ? नवाब शौकत अली ने गंभीरता से पत्नी की ओर देखा। सलीम मियाँ को लेने, शायद मेरी बात मान जाएं। रजिया की इस बात पर उन्हें हंसी आ गई। इस हंसी में भी क्रोध की झलक थी। फिर एकाएक वह हंसी रुक गई और बोले, नहीं बेगम, मैंने यह जिल्लत बर्दाश्त कर ली इसलिए कि वह मेरा बेटा है और यह घाव खुद ही भर जाएगा। लेकिन अगर उसने कहीं आपकी शान में कोई गुस्ताखी की तो शायद मैं उसे कभी माफ़ ना करूँगा, कभी नहीं। यह कहते हुए एकाएक उनके हृदय में एक पीड़ा उठी और वे निढाल हो गए। रजिया ने झट सहारा दिया और अपने हाथों से धीरे धीरे उनके सीने को दबाने लगी। कुछ पीड़ा कम हुई और उन्होंने आंखें खोलकर रजिया की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू उभर आए थे। तो मित्रों, इस प्रकार शीशे की दीवार उपन्यास का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में। धन्यवाद।